हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। इंडिया टुडे के इस आर्टिकल को देखिए, आपको लगेगा ये छोटी सी न्यूज़ है। प्राइम मिनिस्टर कुछ स्पीचेस दे रहे होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल्स फॉर जॉइंटनेस आत्मनिर्भरता एट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन कोलकाता। बट ये कहानी थोड़ी ट्विस्टेड है, बड़ी सीरियस कहानी है। डेप्थ में कवर करेंगे। इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। स्ट्रेटेजिक इशू है। टॉप नेशनल सिक्योरिटी अजार्स, भारत के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अजार्स अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, सब एक साथ, इंटेल एजेंसीज के चीफ सब एक साथ बैठे हैं फोर्ट विलियम में। ईस्टर्न कमांड में एक भाई कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ये कहानी नेपाल के बाद बड़ी सीरियस हो जाती है। नेपाल की कहानी को आपको तफसील से समझना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल डायरेक्टली अब भारत की नेशनल सिक्योरिटी को हिट करेगा। नेपाल भारत का दोस्त है, बट नेपाल में जो क्राइसिस है वो भारत की दुश्मन है, और पर्टिकुलरली भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन कॉरिडोर के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लास्ट कुछ दिनों में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ट्रैवल्स हैं उसको आप ध्यान से देखिए, एनालाइज करिए, तो आपको समझ आएगा ये किसी ना किसी को मैसेज दे रहे हैं, किसी ना किसी को झापड़ मार रहे हैं। और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई पॉलिटिकल मैं कहूंगा पोस्चरिंग नहीं है। दिस इज अ मैसेज टू ऑल एजेंसीज, वो एजेंसीज जिसने भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। देखिए, मणिपुर, फिर मिजोरम, दीज इमेजेस आर केयरफुली कोरियोग्राफ्ड इमेजेस। लोकेशन, पोस्चर और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज मिजोरम। ठीक है। मिजोरम के गवर्नर कौन? जनरल वीके सिंह साहब। यहां पे मणिपुर, मणिपुर 2 साल से जल रहा है। ठीक है। उसके बाद कोलकाता पहुंचते हैं। कोलकाता में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करके निकल जाते हैं बिहार। बट एक कमांडर कॉन्फ्रेंस में आप देखिए गेस्ट लिस्ट कितनी बड़ी है। डोवाल साहब खुद, सीडीएस साहब, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सब। इसके साथ डिफेंस सेक्रेटरी, एमईए के सेक्रेटरी, मतलब अक्रॉस सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप, साथ में टॉप ब्यूरोक्रेसी, साथ में टॉप ब्रास ऑफ इंटेल एक साथ बैठे हैं। और डिफेंस मिनिस्टर भी बैठे हैं, एमओएस भी बैठे हैं। तो सब एक साथ मिलके कर क्या रहे हैं? व्हाट इज द इशू? इस रीजन में, कोलकाता में ये मीटिंग करने की क्या जरूरत पड़ती है? प्राइम मिनिस्टर मोदी, राजनाथ सिंह अराइव इन कोलकाता फॉर कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आपको लगेगा बड़ी सिंपल सी कहानी है, बट ये फोर्ट विलियम में हो रहा है, जिसका नाम अभी विजय दुर्ग है। 15 से 17 सितंबर, पॉलिटिकल लीडरशिप, एनएसए, सीडीएस, सर्विस चीफ, सब एक साथ। क्यों? वाई कोलकाता? ईस्टर्न कमांड। वाई ईस्ट? क्योंकि भारत को बोल दिया गया है कि आपके ऊपर जो अगला अटैक होगा वो ईस्ट से होगा। और नेपाल के बाद ये क्राइसिस बहुत बढ़ चुकी है। हम नेपाल को ऐसे बोल सकते हैं कि वहां पे किसी ने ऑपरेशन कराए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट ये फिर गलत हो जाएगा कि किसने क्या कहा था, किसने क्या प्रिडिक्शन किया था। इसे थोड़ा सा पॉज करिए, प्रिडिक्शन भूलिए, अब वापस जरा आइए कि नेपाल में जो हुआ वो नेपाल के लिए है या भारत के अगेंस्ट है। बांग्लादेश में जो हुआ वो बांग्लादेशियों के लिए है या भारत के लिए। अब आप बोलेंगे आपकी मायोपिक आईसाइट है, आप ये कहेंगे कि अगर आप नेपाली हैं या बांग्लादेशी हैं, आपको ये लगेगा कि यार नॉट एवरीथिंग इज अबाउट इंडिया। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड ए वेरी सिंपल कंसेप्ट। साउथ एशिया में एक बॉस है, उसी तरीके से एशिया में एक बॉस बनने की कंपटीशन चल रही है। फिलहाल चाइना लीड कर रहा है, बट एक पावरफुल कंटेंडर है। उसी तरीके से दुनिया में गेम्स ये हैं कि नेक्स्ट 4-5 पावर्स कौन रहेंगे। क्या वो इमर्जिंग इकोनॉमीज को जगह मिलेगी? क्या चाइना को वो जगह मिल चुकी है और आगे मिलेगी? क्या भारत को वो जगह मिलेगी? मैं कहूंगा सीट ऑन द टेबल मिलेगी, P5 की मेंबरशिप मिलेगी। अ लॉट ऑफ गेम्स आर देयर। और यहां पे ये एक जीरो सम गेम है, क्योंकि यहां इकोनॉमिक्स का भी गेम है। और इसीलिए रीजन को केयरफुली एनालाइज करिए। नेपाल, चाइना, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बर्मा, बर्मा बॉर्डर, बांग्लादेश, म्यांमार बॉर्डर, उसके साथ बांग्लादेश और उसके जो भी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, म्यांमार, जो रोहिंग्या इशू है, सब कुछ एक यूनिफाइड कहानी है। बट यूनिफाइड कहानी में एक हिट एंड ट्रायल चल रहा है। कभी मैं आपको यहां से परेशान करने की कोशिश करूंगा, कभी यहां से परेशान करने की कोशिश करूंगा, कभी यहां से परेशान करने की कोशिश करूंगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। ये सारी कहानियां इंडियन ओशन रीजन में क्यों नहीं हो रही? ये कहानियां पाकिस्तान के साइड से क्यों नहीं हो रही? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो आपको बहुत सारी कहानियां समझनी पड़ेंगी। ऊपर से मैसेज ये है कि ये सारी कॉन्फ्रेंस मिलिट्री जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता के ऊपर है कि आत्मनिर्भर हो जाए। बट यहां पे आप गेस्ट लिस्ट देख लीजिए, यहां पे कौन कौन प्रेजेंट है। डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए, डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, सीडीएस साहब, 3 मिलिट्री चीफ्स, इसके साथ इंटेल चीफ्स। तो यहां पे क्लियर मैसेज क्या है? वेन्यू और टाइमिंग, ये दोनों चीजें आपको क्लियरली समझनी चाहिए। पहले तो ये नेपाल के बाद होता है, दूसरा ये ईस्ट में होता है, तीसरा ये वेस्ट बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल ही क्यों?
ईस्ट में क्यों, फिर फोर्ट विलियम में क्यों? क्योंकि आइडिया यह है कि अगर अटैक इंडिया पे ईस्ट से आएगा तो इंडिया नोटाम इशू कर चुका है 21 दिन का। 21 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज हो सकती है, कोई बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हो सकती है पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट में। बट कुछ कहानियां आपको हिस्ट्री में जाके देखनी पड़ेगी। एक ऐसा मोमेंट आ चुका है भारत के लिए जहां भारत के आसपास की जितनी कंट्रीज हैं वो, मैं कहूंगा लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, दे आर कोलैप्सिंग। और ये कोलैप्स मुझे अरब स्प्रिंग की याद दिलाता है। ऐसे ही अरब स्प्रिंग में एक एक करके तुनिसिया से जो कहानी शुरू हुई, मल्टीपल जो स्टेट्स हैं, छोटी छोटी स्टेट्स हैं, उनको लगा कि उनको डेमोक्रेसी मिली है। प्लीज बांग्लादेश से हैं, अगर नेपाल से हैं, अरब स्प्रिंग को, मेरी बात यहां पे वीडियो स्किप कर दीजिए। अरब स्प्रिंग पे 2-4 डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए और किसी एआई से पूछ लीजिए अरब स्प्रिंग की ऑब्जेक्टिव क्या थी और मिला क्या। ओके, तो आपको एंड में समझ आएगा। गार्बेज मिला, प्रोमिसेस थे उटोपियन वर्ल्ड के। ठीक है, जो कम्युनिज्म के प्रिंसिपल्स हैं वो सारे प्रिंसिपल्स रहते हैं जनरली। मास सर्वाइलेंस, धार्मिक आइडेंटिटी, कुछ ऐसी आइडेंटिटीज को यूज किया जाता है, एथनिक हो सकता है, कुछ भी एक तरीके से आपको यूनाइट किया जाएगा और आप एक मोलोटोव कॉकटेल बन जाएंगे एज एन इंडिविजुअल और उसके बाद अपने ही घर को जलाएंगे आप। तो 2021 में कुछ ऐसा भारत के पड़ोस में हुआ। तब आपको लगेगा हाँ, म्यांमार में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट है। मैं भी ये मानता हूं, म्यांमार में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट है, ये दोनों में चलता रहेगा, कोई इशू नहीं। आंग सांग सूखी यहां से एग्जिट करती है। एग्जिट करने का मतलब दिस वाज अ विन फॉर चाइना। चाइना सपोर्टेड मिलिट्री हुंता, वो पावर में स्टैब्लिश्ड है, बट जो रेबल्स हैं उसके साथ भी चाइना बात करता है, भारत भी रेबल से बात करता है, भारत मिलिट्री हुंता से भी बात करता है। तो बड़ी अजीब सी खिचड़ी है। अमेरिका भी दोनों से बात करता है। तो यहां पे अमेरिका भी है, चाइना भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, रशिया भी है, सब खेल रहे हैं और तुर्की भी है। ठीक है, इमरान खान का आउस्टर हो जाता है। फिर से एक बंदे का नाम आता है, डोनाल्ड डू, कि भाई एक साइफर लीक हो गई थी। डोनाल्ड डू इसी टाइम से इनफेमस हो जाता है और इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन अमेरिका में जाके डोनाल्ड डू से क्यों मिलेंगे, किसी और से भी आप मिल सकते हो। ठीक, आप हो सकता है सोरोस के किसी सोरोस के ऑफिस में कोई काम करने वाला बंदा, ओपन फाउंडेशन में काम करने वाला बंदा, वो हो सकता है किसी आपकी यात्रा वगैरह में इन्वॉल्व हो। ठीक है, वो बहुत इनडायरेक्ट कनेक्शन है। बट आप सोचिए कि आप एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव से क्यों मिलेंगे बिना किसी लोग का स्टैंड आए के, जो कि बदनाम किया जा चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ओपनली जिस बंदे के बारे में बोल दिया कि भाई इमरान खान को हटाने के पीछे ये बंदा है, तो इमरान खान का आउस्टर हो जाता है। ठीक है, 21-22 की कहानी आप देखते जाइए, एक एक करके आपको कहानी समझ आएगी। और पावर में आता है आसिम मुनीर। अब आप बोलेंगे शहबाज शरीफ, ये नहीं, आसिम मुनीर। ठीक है, तो आसिम मुनीर आपको हिट कर देता है वेस्ट से, पहलगाम, और फिर उसे लेटा के मारा जाता है, तोड़ा जाता है, कमर तोड़ी जाती है। ठीक है, बट याद रखिए देयर इज ओनली लिमिटेड दैट दे कैन डू। क्या ही कर सकते हैं, कितने देर तक कर सकते हैं, उसके लिए रिटेलिएशन आपकी रेडी है, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो। वो एक मारेंगे, आप 10 मारोगे, आप ठोकने के लिए वेट कर रहे हो। बट फिर श्रीलंका हो जाता है। और माइंड यू कि जितने बड़े पावर्स हैं वो आपस में तो लड़ भी रहे हैं, बट दोनों ये भी तो चाहते हैं ना कि इंडिया कंटेंट रहे। ये कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है दोनों की। आप इसमें ये मत समझिए कि एक हमारा कोई दुश्मन है। नो, इट्स अ जीरो सम गेम, इट्स अ इकोनॉमिक गेम। तो आप इसको समझिए, अपनी लाइफस्टाइल में इन चीजों को अब्सॉर्ब करिए, इनको डेप्थ से समझिए। ठीक है, श्रीलंका में हो जाता है, राजपक्सा चले जाता है, एग्जिट हो जाता है। राजपक्सा चाइना सपोर्टेड था, जो पावर में आए हैं वो लेफ्ट ओरिएंटेड है। रिलेशंस भारत के साथ सुधरे, बट आप समझिए ये टर्मोइल के बाद जो होता है, क्या वो एग्जैक्टली डेमोक्रेसी है? आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इसके बीच में एक चीज और याद रखिए, लास्ट लोकसभा का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन था जहां 2013 का एक इलेक्शन, वहां पे बहुत ज्यादा गेम हुए थे। 2013 से पहले जो प्रोटेस्ट थे उसमें बहुत गेम्स हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी। उसी तरीके से जो लास्ट लोकसभा का गेम, जो पूरा इलेक्शन था, उसमें भी बहुत गेम हुआ है। तो अक्रॉस पार्टी लाइंस इंडिया में इंटरफेरेंस होती है, ये आपको समझ आना चाहिए। तो अगर वोट चोरी कहीं होती है तो वो बहुत स्मार्टली होती है। ऐसे लोगों को आप पकड़ ही नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। अगर रियली भारत को कुछ काम करना है तो भारत के जो टॉप लीडरशिप है, भारत की जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको अपने बच्चों को अमेरिका वगैरह से वापस लाके और फिर ओपनली इन चीजों को एक्सपोज करना पड़ेगा, जो कि आज हम कर नहीं सकते। एनी विच वे, तो आपके एक एक करके डोमिनोज की तरफ पत्ते गिर रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है, इंडिया आउट कैंपेन चलता है। इंडिया आउट के बाद के ऊपर ओआरएफ ने एक बहुत अच्छा डिटेल्ड आर्टिकल लिखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था, और पाकिस्तान सोशल मीडिया के थ्रू। तो अगर हम यहां पे स्मार्ट हो चुके होते, देखिए आपको ना स्मार्टनेस डेवलप करनी पड़ेगी।
ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था, इसके ऊपर वीडियो बनाई थी उसी टाइम में, इंडिया आउट में स्टडी आईक्यू में था। तो वहां पे ओआरएफ के उस आर्टिकल में क्लियरली लिखा हुआ था कि भाई इनकी एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है, उससे ये अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स बनाते हैं जिसके नाम इंडियन सेंट्रिक रखते हैं, इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और ये प्रोफेशनल बेसिस पे होता है। तो ये जो प्रोफेशनल बेसिस पे होता है, ये कैंपेन, स्मीयर कैंपेन इंडिया आउट में यूज हुआ। तो अगर हम स्मार्ट होते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस तो अच्छे से पढ़ा, ट्विटर से भी पढ़ रहा होता, यूट्यूब से भी पढ़ रहा होता, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक हम इनवर्ड लुकिंग हो चुके हैं, मतलब हम दबे हुए हैं, वी आर रिएक्टिव। तो हमें जर्मनी से थोपा जाता है, हमें फ्रांस से थोपा जा सकता है, ऑस्ट्रिया से थोपा जा सकता है, कोई हमारे ऊपर चढ़ाई करता है, लोग हमारे नैरेटिव बनाते हैं, हम दुनिया पे नहीं बनाते। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का गेम आपको यहां समझ आ चुका था, इससे पहले आपको यह समझ आ चुका था, क्योंकि म्यांमार हुआ था तो आपको नहीं पता था, श्रीलंका होने के बाद हमें एग्जैक्टली पता था कि यहां पे ये डोमिनोज की तरह ये दूसरा काम हो गया। तीसरी वार्निंग यहां आ गई, यहां पे बोला गया कि चाइना फंडेड, पाकिस्तान इनेबल्ड वर्क था ये, ठीक है। तो आप मालदीव्स, श्रीलंका, आप सर्कल घुमाते जाइए, बर्मा हो गया, मालदीव, श्रीलंका हो गया, ओके। इसके बाद आप आ जाइए मणिपुर, मणिपुर में आग लग जाती है, धीरे धीरे वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स लोकसभा ऑल्सो। मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट होता है मेइतीज वर्सेस कुकीज। ये दुनिया को पता है, ये मेइतीज को भी पता है, कुकीज को भी पता है, नागास को भी पता है। और मैं मानता हूं कि हमारी भारत की खुद की कम्युनिटी हो सकता है पाउडर के इस गेम में फंसी हुई हो या डिपेंडेंट हो, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम वगैरह बन रहा है, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बट इशू मणिपुर नहीं था, इशू मैती कुकी नहीं था। इट वॉज नेवर अ रिलीजियस इशू, नेवर अ एथनिक इशू। द इशू वॉज टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। आपका गेट खोला जा रहा है और गेट खोल के एंट्री ली जा रही है। तो एक गेट अब इंडिया में खुल चुका था, मणिपुर, जहां से आप मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड किसी को भी छेड़ सकते थे। नाउ कीप इन माइंड कि आपका ऑलरेडी बॉर्डर हॉट हो चुका है चाइना के साथ। गलवान दोकलाम ये हो चुका है, तो चुंबी वैली में भी आप उस पोस्चर में बैठे हैं, एलएसी पे भी बैठे हैं। और जब आप एलएसी चुंबी वैली पे बैठे हैं तो आप याद रखिए पाकिस्तान को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का गेम चल रहा था। वो उरी, पहलगाम, पुलवामा, ये सब कुछ उनका कंटिन्यूअस काम चल रहा है, चाइना का कंटिन्यूअस काम चल रहा है बॉर्डर पे, मतलब दो एनिमीज तो बिल्कुल सामने है, आप आई टू आई देख रहे हैं, ओके। तीसरा खुल गया है, अब प्रॉक्सी गेट खुल गया है, तीसरी प्रॉक्सी खुली मणिपुर में, मतलब अब ये एक एक्सटर्नल फ्रंट खुल रहा था, बॉर्डर खुल रहा था, ठीक है। मणिपुर के 2 साल हो गए, उसके बाद अब देखिए नया फ्रंट खोलने के लिए बांग्लादेश को अस्थिर किया गया। अभी तक आपको लगेगा आपको डेमोक्रेसी मिली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपको ऐसा लगता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको ये कह रहा हूं, दिस इज अ इनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी और ऑफ इंडिया प्लस एन अरब स्प्रिंग ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसी वीडियोस को सेव कर लीजिए, कट करिए, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालिए। कोर आइडिया इज अवेयरनेस फैलनी चाहिए, कोर आइडिया इज कि आपको फिशिंग समझ आ जाए, मैं आपको मछली पका के हर दिन दूंगा, उससे बेटर है आप स्मार्ट हो जाए। अगर आपको पता है, आपको समझ आने लगी है, अगले को शेयर करिए, बच्चों को समझाइए, मम्मी पापा को समझाइए। वी कैन नॉट बी फूल्स एनी मोर। हमारे ऊपर गुलामी, मतलब इतनी बुरी तरीके से हमें जकड़ा गया था कॉलोनियल पावर्स के द्वारा, बाद में पैसे से, आज के डेट में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से। एक लड़का है ट्विटर पे अर्पित नाम का, वो इंस्टिगेट करता है, अभी मैंने ट्वीट किया कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कि द वायर कैसी जर्नलिज्म कर रहा है। वो लिख रहा है कि भाई इट सक्सीडेड इन बांग्लादेश, इट सक्सीडेड इन नेपाल, बट व्हाई नॉट इन इंडिया। इंडिया में प्रोटेस्ट मूवमेंट क्यों नहीं सक्सेस? बट उनका बोलने का मतलब ये है कि वहां पे हम सत्ता उखाड़ पाए, यहां क्यों नहीं? यहां लेफ्ट क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा? यहां पे मॉब वायलेंस क्यों नहीं हो रही? क्या हम अपने पार्लियामेंट को जला सकते हैं? बड़े प्यार से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या भारत में ऐसा हो जाएगा, या फिर एक छोटा सा पॉलिटिकल बाइट दे दिया जाएगा, सोच लीजिए जितने लोग सत्ता में हैं, ध्यान से देख लीजिए। दीज आर वार्निंग्स, दीज आर थ्रेट्स, निम्बल थ्रेट्स, बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रेट्स दिया जा रहा है कि ऐसे ही स्ट्रीट में कोहराम होगा। क्या इसकी कोशिश की गई? आप कमेंट में बता दीजिए। प्रोटेस्ट ईयर वाइज प्लीज, आप स्मार्ट है, प्लीज डाल दीजिए किस किस टाइम में क्या क्या प्रोटेस्ट हुए थे। और डेमोक्रेटिक राइट है मेरा आपका प्रोटेस्ट करने का, बट मैंने हमेशा बच्चों को क्या सिखाया है, आप प्रोटेस्ट में जाइए, बट आप उस प्रोटेस्ट को स्कैन करने जाइए। ये बंदे एक्चुअली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस टीचर को व्यू के लिए हरकतें करनी पड़ रही हैं, उस स्टूडेंट को पॉलिटिशियन बनना है, अगले नीतीश कुमार भी तो बनने हैं, अगले कन्हैया कुमार भी तो बनने हैं। सो स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज इंपॉर्टेंट, न्यू लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट। तो
किसी का लीडरशिप एस्पिरेशन है, मैं समझ सकता हूं। सबसे डेंजरस कौन होते हैं? नेपाल के प्रोटेस्ट में, बांग्लादेश के प्रोटेस्ट में देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो अपना मुंह छुपा के, ठीक है, और आपने देखा होगा मल्टीपल सोशल मीडिया पे भी, मैंने ट्विटर पे बहुत देखा है, पीपल डोंट इवन रिवील देयर ट्रू आइडेंटिटी, ठीक है, वो खुल के बात भी नहीं कर सकते, ओके। तो ये काम होता है कि ये मुंह छुपा के कुछ बोलते हैं, मुंह छुपा के एक गन लेके किसी पे फायर कर दिया, मुंह छुपा के मोलोटोव कॉकटेल डाल दिया, तो आप अपनी भीड़ को उग्र कर सकते हो। तो प्रोटेस्ट होगा, मान लीजिए एसएससी पे, यूपीएससी पे, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बट अगर उसमें 4 सेम एज के लड़के ट्रेंड आ गए, आपके प्रोटेस्ट को डिरेल कर सकते हैं। बांग्लादेश में आपने देखा, बांग्लादेश का आज मुझे कमेंट में रिजल्ट बताइए कि बांग्लादेश में कितनी डेमोक्रेसी, कितना डेवलपमेंट, कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ आ चुकी है। तो जितने जर्मन मॉडल वाले घुमा घुमा के हाथ आपको समझा रहे थे कि भाई बांग्लादेश की इकोनॉमी इज बूमिंग, टेल मी अबाउट इट प्लीज, आई वांट टू रियली नो कि अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी बूम कर रही थी इंडिया से आगे, तो फिर शेख हसीना इतनी बड़ी दुश्मन क्यों बनी? और जब दुश्मन बन गई तो आपने ये क्यों बोला कि शेख हसीना डिक्टेटर है? और जब वो डिक्टेटर है तो आप क्या ये भूल गए कि शेख हसीना वाज अ वेरी गुड फ्रेंड, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया? नेशनल सिक्योरिटी वाइज शी हैज हेल्प्ड अस, राइट? हमें कोई मतलब नहीं है बांग्लादेश की डेमोक्रेसी हो या ना हो, नेशनल सिक्योरिटी में अगर मदद कोई भी हमें करता है, गुड, ठीक है। नाउ जस्ट लुक एट, फॉर एग्जांपल, ईरान इजराइल, ठीक है, वी आर फ्रेंड्स ऑफ बोथ, आप समझिए ना, वी आर फ्रेंड्स ऑफ बोथ। इजराइल बट हमें नेशनल सिक्योरिटी वाइज बहुत मदद करता है, लॉबिंग वाइज बहुत मदद करता है, सो उसका होगा वॉर, किया होगा उसने जेनोसाइड, वी टेंड टू इग्नोर इट। आप समझ रहे? अब ध्यान से देखिए, बांग्लादेश, बांग्लादेश में आपको हिट करने के बाद गेम क्या था? ये बोलते हैं पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर वाई पाक्स थ्रेट फॉर इंडिया विल इमर्ज फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। इंडिया अलार्म्ड एज बांग्लादेश प्लान स्ट्रेटेजिक बेस नियर चिकन नेक विथ चाइनाज हेल्प, ठीक है। तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि अब हम यहां से हिट करेंगे आपको, सिलीगुड़ी के पास आ गए, अभी तक मणिपुर में थे हम, फिर बांग्लादेश एक्टिवेट हुआ, बांग्लादेश एक्टिवेट होता ही आप सिलीगुड़ी के यहां पे आके एक एयरबेस बनाना चाहते हैं, अब आप चाइना के साथ बनाना चाहते हैं। मूवमेंट आपने चलाया अमेरिका के पैसे लेके, बेस आप चाइना के साथ, मतलब ये चाइना अमेरिका दोनों को खुश रखना चाहते हैं, इंडिया से बैर लेना चाहते हैं। एक पैटर्न समझ आ रहा है आपको? एक पैटर्न आप समझिए प्लीज, ठीक है। अच्छा आगे आ जाइए। पाकिस्तान में तो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब मैं कंबाइन करके बोल रहा हूँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान में स्टेटमेंट्स आ चुके हैं मेजर जनरल रैंक पे और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पे कि भाई मार दो इंडिया को, सिलीगुड़ी काट दो, ठीक है। सेकंड, द नेक्स्ट हिट ऑन इंडिया विल बी फ्रॉम ईस्ट, ठीक है भाई। तो इसके ऊपर हमें चेकिंग तो करनी पड़ेगी ना, काम तो हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बेस भी बना लिया। अब इसके ऊपर अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया कि बांग्लादेश इज फॉर 2 थिंग्स। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो 2 ही कारणों से है। एक, वो आपके आईएनएस वर्षा पे नजर रखना चाहते हैं, बे ऑफ बंगाल में आईएनएस वर्षा बना रहे हैं, उस पर नजर रखना चाहते हैं। दूसरा, सिलीगुड़ी को एक्चुअली में काटना चाहते हैं, एटलीस्ट थ्रेट करना चाहते हैं, प्रॉक्सी वॉरफेयर शुरू करना चाहते हैं। कश्मीरी टाइप की इंसर्जेंसी है ना, जितने इलीगल बांग्लादेशी आपके अंदर में हैं उनको मतलब एक तरीके से रेडिकलाइज करके और धीरे धीरे यू नो अ मोर वाइड स्प्रेड वर्जन ऑफ कश्मीर इंसर्जेंसी। हर सिटी आपकी अनस्टेबल है, हर सिटी में कहीं कहीं वो मतलब एक्सप्लोसिव मिल रहे हैं, ऐसे कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, हाउ आईएनएस वर्षा एंड कदम्बा नेवल बेसिस विल टेक ऑन चाइना एंड पाकिस्तान। तो दैट इज द मेन आइडिया कि इसके ऊपर, इसके बाद नेपाल हो जाता है। और नेपाल में देखिए डेवलपमेंट हुआ है ना। मैं मानता हूँ महा करप्शन है, करप्शन से अछूता भारत भी नहीं है, हेवी करप्शन है। मैं मानता हूँ जो प्रॉब्लम्स नेपाल में है वो भारत में भी है। टॉप जो लीडरशिप होती है, टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, टॉप पॉलिटिशियन होते हैं, कोशिश करते हैं अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में सेट कर दें। जो एक्टर्स होते हैं वो अपने नेपो बेबीज को लगा देते हैं, बिल्कुल सच है। वो ये भी कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा पैसे चोरी कर सकें वो अमास करें, अमास करके राउंड टिपिंग करें, एम्बेजलमेंट करें, शेल कंपनी बनाएं, खूब पैसे बनाते हैं और पैसे बना के अपने बच्चों को अमेरिका भेज देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि उनको हमेशा इन कंट्रीज़ के से डर लगा रहता है, क्योंकि इनका फ्यूचर वहीं पे है, उनका सेट हो रखा है। ये प्रॉब्लम सिर्फ नेपाल की नहीं है, ये साउथ एशिया की एक प्रॉब्लम है। और सब चाहते हैं कि भाई इतना पैसा कमा लो, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ज़्यादा पैसा कमा के पैसे बाहर पार कर दो और अपने परिवार को बाहर ले जाओ। तो नेपाल में जो हुआ उसका एक कारण करप्शन प्रोटेस्ट होगा, बट मैं इसे सिर्फ जेनजी प्रोटेस्ट नहीं कहूँगा, इसमें और भी बड़े बड़े गेम्स हुए हैं। और आप इतने स्मार्ट अब हो चुके हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट मूवमेंट हो सकता है ऑर्गेनिकली स्टार्ट हो। मैं तो ये भी नहीं मानता, ठीक है। माई पर्सनल आइडिया इज इतना ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोल के ना हमें फर्टिलाइजर के सब्जियां बेच दी जाती हैं, तो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट जैसा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बात कहता हूँ, इसको ग्रीन लेबलिंग कहते हैं, आप पढ़ लीजिए इसके बारे में। रीसेंट जेनजी प्रोटेस्ट हैव एस्केलेटेड इनटू वायलेंट स्ट्रीट एक्शंस, आर्सन हुआ है, ठीक है।
एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जला दिया गया है, तो ये मतलब कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, दैट क्रिएट्स रिस्क और रेफ्यूजी फ्लोज, क्रिमिनल एस्केपिंग अक्रॉस अनफेंस्ड बॉर्डर्स, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस एंड अ सिक्योरिटी वैक्यूम दैट नेबरिंग एक्टर्स कैन एक्सप्लॉइट। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ दूसरा फ्लक्स याद कर लीजिए, बांग्लादेश म्यांमार, वहां पे भी चीजें हीटेड अप है। तो अब जरा वापस आ जाइए, इस साइड में बांग्लादेश से थ्रेट है, इस साइड में बांग्लादेश म्यांमार से थ्रेट है, इस साइड में म्यांमार से थ्रेट है, और अब यहां से नेपाल से भी थ्रेट है। तो आपका जो स्ट्रेटेजिक बफर है सिलीगुड़ी के पास वो हो चुका है 0। अब आप 20 किलोमीटर के पास ही हैं। तो आप समझ लीजिए, कमांडर कॉन्फ्रेंस, बहुत ध्यान से सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। जब तक नेपाल स्टेबल है तब तक आपके पास इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक बफर है। नेपाल इंस्टेबिलिटी में जाता है तो आपके पास होगा बफर, होगा आपके पास, क्योंकि महदेशीज रहते हैं, है ना, प्लेन्स में, तराई एरिया में, बड़े ही मतलब नेपाल के लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा कंधे से कंधा मिला के भारत के साथ लड़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कमेंडेबल बात है। बट आप समझिए, केओस का, इंस्टेबिलिटी का फायदा सब उठाते हैं। तो सिलीगुड़ी के अब नॉर्दर्न साइड में भी आपको परेशानियां आएंगी, और इसीलिए जो ईस्टर्न कमांड है वहां पे ये सारी मीटिंग्स होना शुरू होती हैं। और देखिए आप जरा, प्राइम मिनिस्टर हैं, एनएसए हैं, सर्विस चीफ हैं, ताकि आप एक इंटीग्रेटेड तरीके से अप्रोच करें, जैसे मिलिट्री, पैरामिलिट्री, इंटेल, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, एवरीथिंग, आपको सब कुछ ध्यान में रख के गेम करना पड़ेगा। तो मल्टी डोमेन गेम्स हैं, आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अंडर एनी इवेंचुअलिटी आप क्या करेंगे? वो बोला ना कि अगला अटैक ईस्ट से आएगा, तो अगला अटैक ईस्ट से आएगा, उसको प्रीएम्प्ट कैसे करें, अटैक से पहले ठोक कैसे दें। इसलिए इंटर एजेंसी फ्यूजन यहाँ पे हो रही है। चाहे आप कोई भी पैरामिलिट्री हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सबको एक साथ मिलके इस पूरे रीजन को, आप चाहे एसएसबी हो, चाहे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, आरएनएडब्ल्यू हो, एनआईए हो, जितनी एजेंसी है सबको मिलकर फ्यूज करके काम करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को अपने, बिल्कुल मैं कहूंगा, थ्रेट परसेप्शन को बढ़ाते हुए इस पूरे रीजन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्योंकि याद रखिए, भाई बहनों, होता ना प्रीत, जब तक आप ऐसे नो टर्म्स डिक्लेयर नहीं करते, ऐसी मीटिंग्स नहीं करते, अपनी स्ट्रैटेजी पहले से बना के नहीं रखते, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों का ये मानना है, ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने बहुत ज़्यादा टाइम लिया इन दीज मीटिंग्स। अगर ये मीटिंग्स पहले से करके रखें कि यार इस लेवल पे हम ये रिटेलिएशंस करेंगे, अगर ये प्लान्स बहुत पहले हम चॉक आउट करके रखें, और हमारी इंटेल हर दिन के लिए तैयार रहे कि आज का इंटेल ये है कि इसको हम ठोक सकते हैं, आज का इंटेल ये, इसको हम ठोक सकते हैं। तो अगर हम इस एक रियल टाइम सिनारियो में हम एक्टिवेटेड रहें, पर्टिकुलरली ऑन द ईस्ट, तो फिर इम्पॉसिबल है इंडिया को हिट करना। इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। अब चाइना को भी साथ में ले आइएगा तो चाइना ड्रैग हो जाएगा, भारत परेशान होगा, बट भारत फाइट बैक करेगा, एंड इट विल गिव ब्लडी नोज टू म्यांमार एंड वट एवर। मतलब वी मेंटेन वेरी फ्रेंडली टर्म्स विद ऑल दीज कंट्रीज, बट व्हेन इट कम्स टू, पुश कम्स टू शव, तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ ब्लडी नोज। तो यहाँ पे कंटिजेंसी जो प्लान्स हैं वो रेडी होंगे, सिलीगुड़ी को देखा जाएगा, बांग्लादेश बॉर्डर को देखा जाएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आत्मनिर्भरता थे और ज्वाइंटनेस के बारे में कोई कॉन्फ्रेंस नहीं था। दिस इज अबाउट अ स्ट्रेटेजिक कॉल दैट इंडिया हैज टू टेक, कि इंडिया के ईस्ट में क्या क्या हो सकता है और इंडिया कैसे रिएक्ट करेगा। आपके पास ऐसी कोई प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो इस पर्टिकुलर इशू पे, मैं इसे काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो आप ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि सिलीगुड़ी में ये कुछ प्लान कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक बफर ऑफ नेपाल था वो अब नहीं है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।